हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम देखेंगे अपनी डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर बेटा हम देखेंगे कि पिछले जो हमने लेक्चर में देखा था डिटरमिनेंट्स को खोलना, उनके बेस पे क्वेश्चंस, क्योंकि पिछला लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता अगर मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करता। तो साथ के साथ आज हमारी प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन भी होगा। तो बच्चे, मेरे को उम्मीद करता हूं मैं हेलो बच्चे, कैसे हो आप सब? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, मैंने अपने हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपको मेरे लेक्चर भी बेटा आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। बच्चे, मैं पूरे के पूरे चैप्टर के एक सीरीज की डाल रहा हूं। बच्चे, जितना भी 11th 12th का कंटेंट है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए बेटा, शेयर करिए उन दोस्तों को जिनको इसकी बहुत ज्यादा नीड है। हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया और आज हम पढ़ेंगे बेटा डिटरमिनेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 2। बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। बच्चे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चे, क्योंकि अब मैं पूरे के पूरे चैप्टर जितने भी हैं उनकी पूरे की पूरी सीरीज अपलोड कर रहा हूं। तो शेयर करिए बेटा अपने उन दोस्तों को जिनको लगता है कि आपको 11th 12th क्लास में या IIT JEE का एग्जाम दे रहे हैं। तो चलते हैं बेटा, आज देखते हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम पहले तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन बेटा हम प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन करेंगे। बच्चे, मैं एक चीज बता दूं, प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन जो है मैं कर तो रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी जो है बेटा कई चैप्टर उसमें से कट चुकी है। प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन करने का मतलब यह है कि बेटा CBS। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आप बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरे लेक्चर भी पसंद आ रहे होंगे। बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें बेटा उन दोस्तों को जिनको लगता है कि जो आपके 11th क्लास में है, 12th क्लास में या IIT JEE का एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बेटा आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिटरमिनेंट वैल्यूएशन। बच्चे, यानी कि जो हमने पिछले लेक्चर में करा था डिटरमिनेंट्स को खोलना, उसके बेस पे क्वेश्चंस को आज देखेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में लेक्चर जो है बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, मुझे लग रहा था क्वेश्चन अगर डिस्कस करता तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। साथ के साथ में प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। बेटा प्रॉपर्टीज जो है अब ये CBSE के बोर्ड्स में से कट चुकी है। पिछले साल से ये CBSE के बोर्ड से कट चुकी है, तो बाकी बोर्ड्स में अभी भी है। CBSE जो पढ़ रहे हैं उन वो बच्चे इस वाले क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज को ना देखें। अगले 3-4 लेक्चर जो है हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर होंगे। सीधा का सीधा बेटा मैं बता दूंगा आपको किस लेक्चर से वहां पर देखना है। तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखते हैं। तो कह रहा है कि ए ये रहा, तो इसका ए डेट निकालिए। तो देन ए डेट क्या होगा? तो बच्चे, ए डेट निकालने के लिए हमने अब पढ़ा था कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। आप जो साइन फॉलो करेंगे प्लस माइनस प्लस का फॉलो करना होता है। तो मैं इसको फर्स्ट रो से करता हूं, प्लस माइनस प्लस जस्ट यूज टू हो जाए। तो बच्चे, जब हम इसको करेंगे तो 1 अंदर आ जाएगा बेटा, यहां पे लिखेंगे ए डेट इज इक्वल टू, अंदर आएगा बच्चे 1 2 -1 -4 3, अंदर आएगा बेटा -2 अंदर आएगा बच्चे। तो मेरे पास बच जाएगा बेटा आपका, मेरे पास बच्चे आपका बच जाएगा, ये आपका आमने सामने की रो हटेंगी, -3 -1 2 एंड 3। फिर है बेटा +3, 3 के अंदर देखेंगे तो ये आ जाएगा -3 2 2 एंड -4। तो बच्चे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 3 2 जा 6 6 एंड -4 +4 यानी कि बेटा 6 में से +4 गए, +4 -4 यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे -2 3 3 जा -9 एंड माइनस माइनस +2 -7 और -7 यहाँ पर आया, +3 4 तिया 12, माइनस में बेटा 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 14 प्लस में 24, तो ये हो जाएगा 38 और ये 40। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 40 है। यही है बेटा हमने पिछले क्लास में सीखा था। आगे चलते हैं बच्चे। अब हमारे पास है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इफ x, यानी कि इस बार मेरे को डिटरमिनेंट दे रखा है, तो इसको खोलना है, x की फॉर्म में खुलेगा और x को हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे खोलें बेटा। सिंपल है बच्चे, मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं बच्चे। जहां पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना,
किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमें वहीं से ओपन करना चाहिए। तो जो मैं ओपन करना चाहिए वो वही रो या कॉलम होनी चाहिए जिसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। तो अब इसके अंदर बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो है, मैं अगर बात करूं तो कॉलम 1 के अंदर एक जीरो है। तो कॉलम 1 को करते हैं तो बेटा ऐसा करने से क्या होगा, मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एक। तो साइन जो फॉलो होंगे वो होंगे प्लस माइनस प्लस। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आमने सामने की चीजें छोड़ी तो 2 1 1 4। जीरो को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, फिर हमारे पास 3 आया, 3 के आमने सामने की चीजें छोड़ी तो मेरे पास आया x121 इज इक्वल टू 28। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां से आएगा बेटा 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया 7, तो ये आया 7x स्क्वायर प्लस में x माइनस 2 इज इक्वल टू 28। तो ये हो गया 7x स्क्वायर, 3x माइनस में 6 इज इक्वल टू 28। तो रिजल्ट आया बेटा मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको सॉल्व करना आती है। तो ये 28 माइनस 34 एंड इज इक्वल टू 0। 34 इंटू 7, बहुत ज्यादा ये तो बड़ी टर्म चली गई। 4 2 जा 8 माइनस 7 7 3 6 3 2 जा 6। 34 माइनस का ना ये 7 से जा रहा है ना ये 3 से जा रहा है। ठीक है बेटा, डी के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू में 4 इंटू में ए इंटू में सी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 7 इंटू 34। कैलकुलेशन वाइज से बहुत लंबी चला जाएगा बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देखते हैं। तो d की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो होगी d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 34 68 68 132 132 को 7 से करना है। 132 7 2 जा 14 7 3 21 की 1 हाथ से लगे 2 7 1 जा 7 8 9 9 1 4 प्लस 9 9 1 4 9 4 13 हाथ से लगे 2 923। ओहो बेटा, ये तो बहुत अजीब नंबर आ रहा है। एक्स स्क्वायर मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूं, वरना बेटा मेरे को बहुत अजीब नंबर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। वरना बेटा ये आप कम कर सकते हैं, आपको इसको रीचेक करके आप ये खुद भी बेटा सॉल्व कर सकते हैं। आप बस ये देखना क्वाड्रेटिक तो बनेगी, ये डेफिनेटली श्योर है कि क्वाड्रेटिक आएगी ही आएगी। बस मेरी कैलकुलेशन वाइज आप देख लेना, क्योंकि शायद से मेरे ख्याल से कुछ कटना चाहिए, मे भी ये नहीं कट रहा, तो कोई ना कोई रीजन। x1 x माइनस 2, ठीक है, एंड आमने सामने की चीजें छोड़ी प्लस, तो 2 1 1 4 4 2 जा 8 माइनस 1 7x स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से मैंने करा ठीक है, तो एक बहुत अजीब नंबर ही आएगा। आप खुद कैलकुलेशन करना, शायद मेरी यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो, पर ठीक है, यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आप इसको इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूं बेटा। तो मेरे सामने कह रहा है cos 15 डिग्री cos 75 कुछ ऐसा है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना बहुत सिंपल है, हमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मेरे पास आ गया cos 15 डिग्री इनटू में बेटा cos 75 डिग्री माइनस में बच्चे sin 75 डिग्री इनटू में sin 15 डिग्री। तो मेरे पास हुआ cos A इंटू में cos B माइनस sin A इंटू में sin B। तो रिजल्ट आया sin cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो मेरे पास रिजल्ट आया cos A प्लस B। बेटा ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस B, यानी कि 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू जानते हैं होती है 1। तो बस बेटा यही हमारा सिंपल आंसर था। तो बेसिकली इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया था। ये वाला क्वेश्चन भी बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आयोटा आ चुका है। ए डेट निकालने का तरीका वही, ए प्लस आयोटा बी इंटू में ए माइनस आयोटा बी माइनस में सी प्लस आयोटा डी एंड माइनस सी प्लस आयोटा डी। तो बेटा आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट करना आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीख चुके हैं 11th के अंदर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आपको पता है कि बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया c प्लस आयोटा डी, एंड यहां से आया c माइनस आयोटा डी का। तो रिजल्ट हुआ बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो रिजल्ट आया बच्चे मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मैंने माइनस यहां से कॉमन लिया तो प्लस हुआ है,
माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, हाँ बेटा ये प्लस एंड प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई आया है, कहता है शो करो कि आंसर ये आएगा। हमने कहा ठीक है, ए डेट लिया। ए डेट जो होता है वो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन 10 इंटू में साइन 80 डिग्री, माइनस माइनस बेटा यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन 80 इंटू में कॉस 10। तो आई थिंक बच्चे आपको पता चल गया होगा, फॉर्मूला बन रहा है साइन ए इंटू साइन, हाँ कॉस है ये, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी। तो ये हो गया बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन बच्चे 10 डिग्री प्लस बेटा 80 डिग्री, यानी कि मेरे पास आया साइन 90 डिग्री। साइन 90 जो होता है बेटा साइन 0 पे 0, 90 पर होता है 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इवेलुएट करना है इस बार बेटा, सब में एक एक जीरो है तो जहां मर्जी से खोल दीजिए। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला एप्लीकेशन पर है। चलिए देखते हैं, खोलते हैं क्या होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, पहला तो खुलेगा नहीं, दूसरा बेटा मैं अगर रो 1 के थ्रू खोल रहा हूं, अच्छा ये लिखना जरूरी हो जाता है कि एक्सपेंड कहां से कर रहे हैं, क्योंकि बेटा प्लस माइनस सिंबल को फॉलो करना होता है। इसलिए बच्चे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मेरा यहाँ पर हुआ साइन अल्फा, साइन अल्फा हुआ तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चे, ये आमने सामने छोड़ देंगे, माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन बीटा, नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा एंड ये हो जाएगा बच्चे जीरो। फिर बच्चे माइनस कॉस अल्फा, अंदर जो बचेगा आमने सामने छोड़ के ये बचेगा माइनस साइन अल्फा, जीरो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। इजी क्वेश्चन है बच्चे। तो अब करते हैं, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस बेटा कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा, माइनस है बेटा ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और कॉस बीटा कॉस अल्फा जीरो से मिटाएगा जीरो, तो तीनों टर्म आपस में कट रही है। साइन अल्फा यहां पर भी है, कॉस अल्फा यहां पर भी है, साइन बीटा यहां पर भी है, तो रिजल्ट आया जीरो और जीरो मेरा आंसर है। तो अब देखते हैं बेटा आगे क्या हो सकता है। यहां पर है डेल्टा इज इक्वल टू कॉस, अगले क्वेश्चन में तो कहां से ओपन करा जाए बेटा, कहीं से भी कर सकते हैं फिलहाल तो बेटा, क्योंकि जीरो सच मेरे को लग नहीं रहा बहुत ज्यादा फायदा देगा। बट ठीक है, मैं इसको ना रो थर्ड से कॉलम थर्ड से एक्सपेंड कर रहा हूं। कॉलम थर्ड, तो बेटा मैं कॉलम थर्ड से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो कॉलम थर्ड पे जो साइन फॉलो होंगे प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि मेरे पास है माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा यहां पर है तो आमने सामने वाली चली जाएंगी, साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है साइन अल्फा के आमने सामने वाली गई, साइन अल्फा इंटू में कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा, फिर बेटा प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा आमने सामने के छोड़ के, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, यहां पे आ जाएगा बेटा यहां पे माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। तो चलते हैं बेटा, यहां पर आया माइनस साइन अल्फा, ये हो गया बेटा आपका माइनस साइन अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा, माइनस में साइन अल्फा इंटू में हुआ कॉस स्क्वायर बीटा। अब बच्चे यहां पर जो बचा ये है कॉस अल्फा, यहां पर आया कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो बस बच्चे अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इसको यूज करना है। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा, यहां से बेटा अंदर से साइन अल्फा कॉमन ले लूं, मैंने साइन अल्फा कॉमन लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यहां पर आ जाएगा कॉस अल्फा, यहां पे कॉस अल्फा, ये हुआ कॉस अल्फा, यहां से कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा।
तो मेरे को जो रिजल्ट मिला cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा ये मिला मुझे 1, यहाँ पे भी रिजल्ट मिला मुझे 1। ये हुआ बेटा मेरे पास sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो ये दोनों मिलके मेरे को मिले 1 एंड ये आ गया बेटा मेरा राइट हैंड साइड के बराबर। तो चलते हैं, अच्छा राइट हैंड साइड तो नहीं है, तो बेटा यही मेरा क्या है, आंसर है। चलते हैं बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस पर कह रहा है कि इसको इवेलुएट भी करो, साथ के साथ ये बताओ कि क्या ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये 2 से लेके 4 तक इसकी वैल्यू बीच में रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की कहीं ना कहीं रेंज अप्लाई हो रही होगी। चलते हैं बेटा, पहले सिंपली इसको खोलते हैं। तो एक्सपेंड बाय, मैंने रो 1 को पकड़ के इसको एक्सपेंड करा, तो रो 1 को पकड़ के बेटा मैंने एक्सपेंड करा है, तो साइन जो फॉलो होंगे प्लस माइनस प्लस, कुछ ये साइन फॉलो होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पे देखा तो सबसे पहले बेटा मैंने 1 के साथ आया, 1 को आमने सामने को हाइड करा, तो मैंने देखा 1 साइन थीटा, यहाँ पे बच रहा है माइनस साइन थीटा और यहाँ पे बच रहा है 1। देन बेटा मैं माइनस साइन थीटा के पास गया, आमने सामने की चीजें देखी, तो यहाँ पे बचा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 1। फिर मैंने देखा बेटा प्लस 1 के बेटा आगे पीछे यहाँ पे हुआ माइनस साइन थीटा 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा। तो ये कुछ चीजें हमारे सामने आई, इसमें से हुआ बेटा 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये अंदर वाला हो गया बेटा मेरा 0, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये 0 हो गया, प्लस 1 ये हो गया बेटा माइनस माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि बच्चे मुझे रिजल्ट मिला 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे क्या होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा की जो रेंज है ना, साइन थीटा की -1 से 1 है। और हमने क्वाड्रेटिक के अंदर बच्चे, लीनियर के अंदर हमने इस कोशिश करी थी समझाने की कि अगर इसका स्क्वायर आ जाए इनइक्वालिटीज के अंदर, तो हमने कहा था कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने वहां पे डिस्कस करा है इनइक्वालिटी के अंदर। तो यानी कि बच्चे साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 तक रहेगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 से लेके 1 है। तो अब बच्चे हमारे पास इस ब्रैकेट की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 2, मैक्स सॉरी वो है 1, और मैक्स वैल्यू कितनी है बेटा, मैक्स वैल्यू है 2। तो होगा क्या, जब मैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 एंड देन ब्रैकेट बंद। तो बस बच्चे ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा बच्चे मेरा। तो 2 से 4 मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू 2 से 4 ही बिलोंग करती है। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है इस बार दैट्स, एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उस ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ रियल नंबर। बेसिकली इसकी डेफिनेशन ही होती है, अगर आप पूरी डेफिनेशन पढ़ो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो है, लेकिन अगर आप कंप्लीट डेफिनेशन बता पढ़ोगे तो लेस देन एंड इक्वल टू अ जो भी है रियल नंबर जो भी अंडर कंसीडरेशन है। यानी कि बेटा सपोज कर लो मैंने इसके अंदर 2.1 डाला, तो इसमें जो भी इंटीजर होगा तो उससे छोटा लेंगे और उनमें सबसे बड़े वाला होगा। तो अंडर कंसीडरेशन का मतलब जो भी हम नंबर डालते हो उनके उससे नीचे होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए। तो बस वो कहता है इसी लैंग्वेज पे कि अगर माइनस एक्स जो है, जो यहाँ पे ये एक्स है बेटा, ये कह रहा है -1 से 0 के बीच डालते हैं, तो -1 से 0 के बीच डालते हैं तो बच्चे मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, कि आप इसके अंदर -1 से 0 डालोगे, लेट्स से इसके अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं, हम इसके अंदर -0.9 डाल सकते हैं, -0.99 डाल सकते हैं। तो अब जो भी वैल्यू डालोगे बेटा, आपके पास जब ये लेस देन में जाएगा, यानी कि जब नीचे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो यहां पे मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो इसकी क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी। सिमिलरली बच्चे जब मैं बात करूं 0 से लेके 1 के बीच में, तो जब इसकी वैल्यू हम कोई भी वैल्यू डालें, 0 पॉइंट हम इसके अंदर 1 डालें, 0.5 डालें, 0.10 डालें या 0.999 डालें, जब इसकी वैल्यू मिलेगी तो हमें एक पीछे वाली वैल्यू मिलेगी जो इंटीजर है, और पीछे वाली वैल्यू को हम जो बोलेंगे वो हमारी होगी 0। और इसके साथ साथ 1 से लेके 2 के बीच में
हम इसके अंदर 1.1, 1.2, 1.5, 1.9 कुछ भी डालें तो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी बेटा वो ये मिलेगी हमारी 1 टू बिटवीन जेड। यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। अच्छा, यहाँ पे -1 थी। तो हमने डिस्कस करा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो बेसिकली यही कहता है कि आप कोई भी वैल्यू डालें, मैं अपने से एक पीछे वाला जो इंटीजर है उसी को हम एज आंसर दे देंगे। बहुत ज्यादा डिटेल मैंने अपने स्पेशल फंक्शंस के अंदर कर चुका हूं। तो -1, 0 और 1 बेसिकली ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास जो आपको एक्स वाई जेड दे रखा है, एक डब्बे के अंदर बंद करके दे रखा है, उसकी वैल्यू -1, 0 एंड 1 है। तो यानी कि हमें ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। यहां पे ब्रैकेट बंद करा, यहां पे ब्रैकेट बंद करा, ये हो गया बेटा -1 + 1 0, ये हो गया बच्चे -1, ये -1, y है 0 1 0, z है बेटा 1 1 2। तो हमें ये वाला हम कैलकुलेट करना है। अब मैंने कहा जहां पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स होते हैं तो यानी कि इसको एक्सपेंड कहां से करेंगे, हम इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे। रो 1 से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमने इसके आमने और सामने की चीजें हाइड कर दी हैं। तो -1 इंटू 0 0 हो जाता है एंड यहां पे बेटा -1 इंटू 1 1 एंड 1। तो मेरे पास जो आंसर आया वो 1 आया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। जस्ट इसके अंदर एक मीनिंग था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और उसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है तो आपको बस आइडिया लगाना था कि इसका आंसर क्या होगा। तो बस आगे चलते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन हुए खत्म। अब हमारे पास बारी है प्रॉपर्टीज को समझने की। बच्चे मैं यहां से क्लियर कर दूं कि सीबीएसई के अंदर प्रॉपर्टीज जो है कट चुकी हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बेस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए सीबीएसई बोर्ड का यहां से आगे लेक्चर नहीं है। बाकी बोर्ड्स और आईआईटी जेईई के लिए ये लेक्चर अभी भी कंटिन्यू है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले मेरे को आया एक कह रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल ठीक है भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 2। यानी कि कह रहा है जब कोई मैट्रिक्स 2 से ज्यादा बड़े ऑर्डर की है और बी जो है हमने मैट्रिक्स लिए कैसे करके इंटरचेंज बाय 2 रो या कॉलम। तो रिजल्ट जो है ना वो कह रहा है बी डेट इज इक्वल टू माइनस ए डेट रहेगा। यानी कि ये कह रहा है, मान के चलो 1 2 1 1 0 5 4 2 1 कह रहा है कि हमने ए ली और बी लिया। अब बी को हमने ये करा, क्या कहते हैं, हमने क्या करा, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर लिया। यानी कि 105 121 421। तो ये कह रहा है बेटा कि ए डैट और बी डैट जो निकलेगा ना उसमें माइनस का रिलेशन होगा। यानी कि हमने ए डैट सपोज कर लो x निकाला, बी डैट भी हमारा जो निकलेगा -x निकलेगा। यानी कि ए डैट इज इक्वल टू माइनस बी डैट। आप चाहे दो रो को इंटरचेंज करो, मैंने इन दो रो को इंटरचेंज करके आपको निकाला था। आप चाहे दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। सपोज कर लो मैं सी निकालता हूं, सी निकालता हूं बेटा आपका 1 2 सॉरी सी जो मेरा निकलता है बेटा वो मैं निकालता हूं 2 0 2 1 1 4 1 5 1। ये मैंने सी निकाला। अब मैंने सी निकाला तो बेटा मैंने सी डेट करा। सी डेट करूंगा तो मेरे पास सी की कोई वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज करो कि सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, हमारी वैल्यू कुछ भी होगी बट ये -x ही आएगी। यानी कि जो ए से वैल्यू निकलेगी तो सी डेट की वैल्यू क्या निकलेगी, -x। तो अल्टीमेटली ये भी हमारे को ये बोलता है कि -c डेट होगा। यानी कि बच्चे आप चाहे दो कॉलम को इंटरचेंज करो या दो रो को इंटरचेंज करो, ओरिजिनल डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है और जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट आया उसकी वैल्यू के बीच में माइनस का फर्क होगा। बस सिंपल ये प्रॉपर्टी हमारी ये बताती है। क्वेश्चन इसके प्रूव करने के ऊपर बेटा हमें नहीं जाना क्योंकि ए बी सी डी करके बहुत ज्यादा पजल सा हो जाता है, रेलिवेंट भी नहीं है। आगे बेटा दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। कहता है लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 2। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दो से बड़े ऑर्डर की, यानी कि 3 या 4 इस तरीके की मैट्रिक्स पर बात हो रही है। सच दैट ईच एलिमेंट इन अ रो ऑफ ए इज 0 देन ए डेट इज इक्वल टू 0। बहुत कॉमन बात है बेटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे ये 0 0 0 ए बी सी डी ई एफ। अब मैं ये कहता था आपसे कि कभी भी आपको मैक्सिमम नंबर से खोलना है तो आप इसको क्या करोगे बेटा, एक्सपेंड बाय रो 1 करोगे।
अब रो 1 से एक्सपेंड करोगे, पहला भी जीरो आपके पास, बेटा दूसरा वाला भी जीरो है और तीसरा वाला भी जीरो है, तो बस आ गया आंसर बच्चे हमारे पास। अच्छा आगे देख लेते हैं। Conventionally, this property is also treated if each element of a row of a determinant is zero, then the value is zero। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर डिटरमिनेंट में कोई भी रो या कॉलम जीरो है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपको आगे कुछ नहीं देखना। चलिए बेटा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अच्छा जी, let be the matrix obtained by multiplying the each element of a row या column of A by a scalar value k, then B dat is equal to k A dat। यानी कि बेटा ये कह रहा है, लेट से सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स ले लो, या ठीक है क्योंकि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एक ही है, 2 1 1 3, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने बच्चे इसके अंदर जो बी है हमने बी लिखा और उसमें रो 1 जो है वो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 10 5 1 3। तो इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं बच्चे। अब रिजल्ट ये आएगा कि ए डेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 एंड बी डेट क्या हो जाएगा 30 माइनस में 30 माइनस है 5 यानी कि 25। अब इसने बोला है कि अगर आपने किसी भी रो को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा है, डिटरमिनेंट जो मिलेगा या डिटरमिनेंट की वैल्यू वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होके मिलेगी। तो इसका डिटरमिनेंट 5 है तो इसकी वैल्यू क्या मिली है बेटा, 5 से मल्टीप्लाई होके मिली है। बस यही प्रॉपर्टी वाली चीज बताती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चे क्या ये प्रॉपर्टी बताना चाहती है। तो आगे चलते हैं बेटा, एक और चीज देखते हैं थर्ड के बाद। अच्छा, conventionally this property is also stated as if each element of row of a determinant is multiply a constant, then the value of new determinant is k times the value of original determinant। यानी कि बच्चे आप ये कह रहा है कि आप अगर किसी भी रो या मैट्रिक्स कॉलम को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k टाइम बढ़ जाएगी। और की और बेटा साथ में कहना चाहता है it follow that the above property that we take out any common factor from any row or any column of a given determinant। यानी कि बच्चे अगर आप डिटरमिनेंट पे कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो, या मैं ये कह रहा हूं कि कोई डिटरमिनेंट ए है, वो है ए बी सी डी, हमने इसको डिटरमिनेंट बनाया है बेटा, मैट्रिक्स नहीं बनाया। अगर इस डिटरमिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 5 सी बी और डी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि अगर आप डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में चला जाएगा। और अगर मेरे को कॉमन लेना है कोई भी एनी फैक्टर, तो बेटा कोई भी फैक्टर अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूं, लेट्स से मैं यहाँ पे सी है, मैं ये कहता हूं मेरे पास सी जो है 2 4 5 7 है, तो मैं कहता हूं क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो वो किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट में प्रोड्यूस होना चाहिए 1 2 5 7, यानी कि मैं 2 कॉमन ले सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट रो से। तो बस अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अगर आप डिटरमिनेंट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा रिजल्टिंग फिगर भी आपका उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन बच्चे किसी भी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का मतलब है जस्ट लाइक अपोजिट टू अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या था, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक रो या किसी भी एक कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होगा। आप चाहे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आप डिटरमिनेंट से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में होना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई जिस तरीके से हो रही है कॉमन भी उसी तरीके से ही बाहर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप भी मेरी बात समझ गए होंगे। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ईच एलिमेंट रो ऑफ कॉलम ए is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant A can be expressed as a sum of determinant of two or more matrices of same order। Conventionally, this property is also stated if each element row or determinant expresses sum of two, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। यानी कि बच्चे ये कह रहा है कि सपोज कर लो x प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी है। यहाँ पे बेटा मेरे पास पी क्यू
आर ए ए हो गया है पी क्यू आर एम एन ओ, ये एलिमेंट है। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है इसकी वैल्यू एक्स 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 पी एम क्यू एन आर ओ प्लस ए बी सी पी क्यू आर एम एन ओ इसके बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी? एम एन ओ के बराबर हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट ये रहा, एक डिटरमिनेंट हमारे पास ये रहा। हमारे पास अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी भी दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस्ड है तो आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ये चीज इस प्रॉपर्टी में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? let A be the square matrix or and B the matrix obtained by A adding to a row of a scalar multiple of another row of A then the B that is equal to A। यानी कि बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरे पास सपोज कर लो एक डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स ले लो डिटरमिनेंट ले लो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर सिंबल जो है क्रॉस उसके लगे होंगे, ब्रैकेट बंद के लगे होंगे, और हम जब डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो सिंबल जो है ना वो ओपन हो जाते हैं, दैट मीन ए दैट शो करते हैं सिंपली हम। तो ए हमारे पास 2 3 -1 4 ये कहता है कि अगर मैं बी डिटरमिनेंट निकालता हूं, और कैसे निकालता हूं, मैं कैसे निकालता हूं बी डिटरमिनेंट को? मैं रो 2 में क्या करता हूं, रो 2 में रो 1 ऐड कर लेता हूं, तो यहां से हमारे पास एक बी निकलेगा। बी बेटा क्या होगा? अच्छा, डिटरमिनेंट जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है तो राइट हैंड साइड में सिंपली बी भी दिखा दूं चल जाएगा। तो ये अगर मैं R1 और R2 को चेंज कर रहे हैं दोनों को ऐड करके, तो 2 3 ये हो जाएगा बेटा 1 और ये हो जाएगा 7। तो यहां पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ए डेट और बी डेट दोनों सेम है। अगर आपने सी निकाला, अब सी कैसे निकाला? R1 को चेंज करा R1 माइनस में 2 इंटू में R2, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11, ये हो जाएगा -1 और 4। तो यहां से कह रहा है कि आपने सी डेट भी निकाला तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक मैट्रिक्स की सॉरी एक डिटरमिनेंट के अंदर आप कोई भी रो किसी भी दूसरी रो में या कोई भी कॉलम किसी भी दूसरे कॉलम में जोड़ सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, आपके डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप चाहें तो जोड़ने वाली रो के अंदर या माइनस होने वाली रो के अंदर किसी भी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने इसके अंदर करवाया है 2। क्योंकि बेटा अगर मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है स्केलर वैल्यू यहां पर 1 है, तो तीनों ही कंडीशन में आपकी वैल्यूज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी बार यूज होगी हमारे इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। आगे चलते हैं। दिस प्रॉपर्टी कन्वेंशनली स्टेटेड, यानी कि नॉर्मली हम इसको कैसे प्रूव करते हैं कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी भी कांस्टेंट नंबर से और उसके बाद ऐड करा जाए हम किसी भी रो या कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में, तो रिजल्ट जो है डिटरमिनेंट का हमारा सेम रहेगा। ये पूरा इसकी कन्वेंशनल बात है जो कि मैंने अपने लफ्जों में भी बताई आपको। ठीक है, आगे चलते हैं एक प्रॉपर्टी और। If any two row of a square matrix of order n greater than 2 are identical, then the determinant is 0 A है। कह रहा है कि आपने एक A मैट्रिक्स ली, इस A मैट्रिक्स के अंदर ये वाली ABC X Y Z और ये ABC, यानी कि रो 1 और रो 3 सेम है, ये रो 1 सेम है और रो 3 सेम है, तो इसका आंसर 0 होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा बेटा। अभी अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि किसी भी दो रो को हम माइनस कर सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं R1 में से R2 माइनस करा, जब मैं ऐसा करता हूं तो इसके अंदर ये 0 0 0 X Y Z, ये बचेगा A B C, तो रिजल्टिंग मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा? हमारा आंसर अब 0 हो जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी रो यहां पर हमारी 0 हो चुकी है। अब बात करते हैं कि बेटा A ये रहा, यहां पे मेरे पास B है, ये मेरे पास A है।
आपको बेटा क्या कहते हैं, 2 रो आइडेंटिकल मिले या 2 कॉलम आइडेंटिकल मिले, आपकी वैल्यू 0 हो सकती है। अल्टीमेटली 0 वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी आपस में लिंक ही करती है। बस एक सेपरेशन दे दिया कि आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा ना करना पड़े। तो फिलहाल के लिए बेटा हमारे पास ये 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज के बेस में हम काफी सारे क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत है लेकिन बेटा वो 1 नंबर के अंदर में आती हैं, उन्हीं पर वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही बेटा, बहुत जल्द आपके साथ मैं मिलूंगा नए क्वेश्चंस के साथ इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो बेटा मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।